नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जानकारी 7। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार इशिता पाठक। सोचिए, आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त, आपका पड़ोसी और आपका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर अचानक आपको तबाह करने की धमकी देने लगे। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत में आज यही तनाव अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में देखने को मिल रहा है। टैरिफ की धमकियां, गवर्नर वाला तंज, ग्रीनलैंड, चीन की एंट्री और वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल। आज हम परत दर परत इस पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी को डीकोड करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा को सिर्फ 100% टैरिफ की धमकी ही नहीं दी, बल्कि उनके प्रधानमंत्री को गवर्नर कहकर भी बुलाया है। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये दुनिया के दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात हो रही है, जिनकी सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शांतिपूर्ण बॉर्डर मानी जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आ गई। हाँ, क्या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक और रणनीतिक लड़ाई चल रही है? हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को डिकोड करते हैं। जरूर। सबसे पहले तो मुझे ये गवर्नर वाली बात समझनी है। ये सुनने में बहुत अपमानजनक लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ठीक वही है जो आप समझ रहे हैं। ये एक सोचा समझा तंज है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा के प्रधानमंत्री, पहले जस्टिन ट्रूडो और अब मार्क कार्नी को गवर्नर कहते हैं, तो वो दुनिया को एक संदेश दे रहे होते हैं। क्या संदेश? कि कनाडा कोई आजाद देश नहीं, बल्कि हमारा 51वां राज्य है और उसका प्रधानमंत्री बस एक गवर्नर है जिसे हम चलाते हैं। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि ट्रूडो को इस ताने से इतना परेशान किया गया कि ये भी एक वजह थी उनके इस्तीफा देने की। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि अचानक ये इतना क्यों बढ़ गया? ये तंज और धमकियां तो शायद पहले भी दी जाती होंगी, पर अब सीधे 100% टैरिफ की बात हो रही है। इसका कोई तो ट्रिगर होगा। बिल्कुल, और वो ट्रिगर है ग्रीनलैंड। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है इस पूरे मामले की टाइमिंग। टाइमिंग कैसे? ये सब ठीक तब शुरू हुआ जब ग्रीनलैंड को खरीदने की अमेरिकी योजना वो बुरी तरह फेल हो गई। अमेरिका ग्रीनलैंड को उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वो जो प्राकृतिक संसाधन है, उनकी वजह से खरीदना चाहता था, लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया। और इसमें कनाडा कहाँ से आ गया? ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के अधीन है। कनाडा ने उस मामले में डेनमार्क और पूरे यूरोप का साथ दिया, अमेरिका का नहीं। अमेरिकी प्रशासन को ये बात एक धोखे की तरह लगी। धोखा? हाँ, धोखा। उनका मानना था कि कनाडा को तो हमारा साथ देना चाहिए था। उनकी सोच ये थी कि अगर ग्रीनलैंड पर हमारा कंट्रोल होता, वहाँ हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगता, तो सबसे ज्यादा फायदा तो कनाडा की सुरक्षा को ही होता। वो रूस से पूरी तरह सुरक्षित हो जाते, है ना? बिल्कुल, यही उनकी दलील थी, पर कनाडा ने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्यों? सुरक्षा तो उनके भी हित में थी। कनाडा का डर दूसरा था। उन्हें लगा कि आज अमेरिका सुरक्षा के नाम पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा और कल उसी सुरक्षा की कीमत हमसे वसूलेगा। वो अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने ग्रीनलैंड की स्वायत्तता का समर्थन किया। और इसी धोखे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर निशाना साध लिया। संदेश साफ था, तुम हमारे पड़ोसी हो, हम पर सबसे ज्यादा निर्भर हो, और जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने हमारा साथ नहीं दिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? एकदम यही। और इसी गुस्से के माहौल में चीन की एंट्री होती है और यहाँ से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अच्छा, तो अब कहानी में चीन भी आ गया? हाँ, क्योंकि अमेरिका के इस धोखे वाले गुस्से ने उन्हें एक और डर की तरफ धकेल दिया, चीन का डर। उन्हें लगने लगा कि कनाडा अब चीन के पाले में जा रहा है, और ये डर सिर्फ हवा में नहीं था। क्यों? क्योंकि ठीक उसी समय जब ये ग्रीनलैंड का मामला चल रहा था, 10 साल में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चीन के दौरे पर पहुंच गए। अरे वाह, ये तो आग में घी डालने जैसा हो गया। और उन्होंने वहां जाकर सिर्फ चाय तो पीनी होगी, कोई बड़ी डील हुई होगी जरूर। बिल्कुल, उन्होंने ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। इस डील के तहत 2 बड़ी बातें हुई। पहली, चीन की लगभग 500 तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कनाडा में लगभग 0 टैरिफ पर एंट्री मिल गई। 0 टैरिफ? हाँ। और दूसरी,
कनाडा के कैनोला तेल, जो वहाँ की खेती का एक बड़ा हिस्सा है, उसके लिए चीन ने $3 बिलियन का बाजार खोल दिया। और यही वो बात है जिससे अमेरिका को ड्रॉप ऑफ पोर्ट का डर सताने लगा, सही है? बिल्कुल, ड्रॉप ऑफ पोर्ट का डर बहुत असली है। अमेरिका को लगता है कि चीन अब अपना माल, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कनाडा भेजेगा। वहां उन पर मेड इन कनाडा का ठप्पा लगेगा और फिर वो बिना किसी अमेरिकी टैरिफ के आसानी से अमेरिकी बाजार में घुस जाएंगी। मतलब कनाडा चीन के लिए एक पिछले दरवाजे की तरह काम करेगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक व्यापारिक डर नहीं है, ये एक रणनीतिक बयान से भी जुड़ा है। कौन सा बयान? चीन में जाकर प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, चीन दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है और हमें इसे समझना होगा। अब ये बयान वॉशिंगटन में एक सीधी चुनौती की तरह देखा गया। ये कहने जैसा था कि दुनिया सिर्फ अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगी, अब नए पावर सेंटर भी हैं। हाँ, और इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अगर कनाडा चीन के लिए ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना तो 100% टैरिफ के लिए तैयार रहे। तो एक तरफ अमेरिका को लगता है कि कनाडा ने ग्रीनलैंड पर धोखा दिया और दूसरी तरफ वो चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। लेकिन इन धमकियों में वजन कितना है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी होती है। और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था लगभग $2.5 ट्रिलियन की है, जो कि बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की है। बाप रे, मतलब 12 गुना का फर्क। बिल्कुल, पर सबसे अहम आंकड़ा व्यापार का है। कौन सा आंकड़ा? कनाडा अपने कुल एक्सपोर्ट का, यानी देश से बाहर बेचे जाने वाले सामान का लगभग 76% हिस्सा अकेले अमेरिका को बेचता है। 76%। ये तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए। अमेरिका अपने कुल एक्सपोर्ट का सिर्फ 17% कनाडा को भेजता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कनाडा की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका जब चाहे कनाडा की इकोनॉमिक सप्लाई लाइन काट सकता है। कागज पर तो ये पूरी तरह से एक तरफा मैच लगता है। बिल्कुल, यही वो आर्थिक हथियार है जिसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। जब किसी देश का 3/4 व्यापार सिर्फ एक देश पर टिका हो तो 100% टैरिफ की धमकी उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। और 2025 में दोनों देशों के बीच लगभग $1 ट्रिलियन का व्यापार था। इस धमकी का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सही बात है। कागज पर देखें तो कनाडा के पास मोल भाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसे अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा होता तो कनाडा अब तक झुक चुका होता, पर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब इस कहानी में कोई और भी पहलू है। क्या कनाडा उतना भी कमजोर नहीं है जितना इन आंकड़ों से लगता है? यहीं पर ये जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत यही बताते हैं कि कनाडा को पूरी तरह बर्बाद करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? क्योंकि कनाडा के पास कुछ ऐसे तुरुप के इक्के हैं जिनकी जरूरत सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। अमेरिका को लगता है कि कनाडा उनकी फेंकी हुई रोटी पर पल रहा है, लेकिन सच ये है कि कनाडा वो चीजें एक्सपोर्ट करता है जिनकी अमेरिका को सख्त जरूरत है। जैसे कि क्या है वो चीजें? सबसे पहले तो तेल और गैस। अमेरिका आज भले ही एक बड़ा तेल उत्पादक बन गया हो, लेकिन उसकी जो रिफाइनरियां हैं वो खास तौर पर कनाडाई कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। पिछले 20 सालों में कनाडा ने $579 बिलियन का तेल और गैस अमेरिका को बेचा है। अगर ये सप्लाई रुकती है तो अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और जिसका सीधा असर वहां के आम नागरिकों पर पड़ेगा। ठीक है, तो तेल एक बड़ा फैक्टर है। और क्या है? पोटाश। हाँ, सुनने में ये शायद उतना दिलचस्प न लगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पोटाश उत्पादक कनाडा है। पोटाश से बनता है खाद, फर्टिलाइजर। बिना खाद के खेती नहीं हो सकते। मतलब अमेरिका का पूरा कृषि सेक्टर जो दुनिया को खिलाता है वो कनाडा से आने वाले पोटाश पर बहुत हद तक निर्भर है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी निर्भरता है। मतलब अमेरिका के खेतों की पैदावार एक तरह से कनाडा के हाथ में है। हाँ। और लिस्ट में क्या है? लिस्ट लंबी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक, जिससे परमाणु ऊर्जा बनती है, कनाडा है। अमेरिका के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए? बिल्कुल। दुनिया में तीसरे नंबर पर हीरे और 5वें नंबर पर सोने का उत्पादन भी कनाडा ही करता है। ये सब रणनीतिक संसाधन है, आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इन सब के अलावा एक ऐसा संसाधन है जिसके बारे में कहा जाता है कि भविष्य में वो तेल से भी ज्यादा कीमती होगा। जो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता था उसका एक बड़ा कारण वहाँ ग्लेशियरों में जमा ताजा पानी ही था। तो जो चीज वो ग्रीनलैंड में ढूंढ रहे थे उसका एक बहुत बड़ा भंडार उनके पड़ोसी के पास ही है। तो इसका मतलब ये रिश्ता एक तरफा नहीं है।
एक तरफ आर्थिक निर्भरता है तो दूसरी तरफ संसाधनों की ताकत लेकिन सिर्फ संसाधन होना ही काफी है। क्या कनाडा के पास कोई और भी बचाव का रास्ता है? कनाडा G7 और OECD जैसे दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों के क्लब का सदस्य है। आप किसी छोटे मोटे देश को तो धमका सकते हैं, लेकिन जब आप G7 के किसी सदस्य पर हमला करते हैं तो आपको बाकी ताकतवर देशों का दबाव भी झेलना पड़ता है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान। हाँ, इन सब का कूटनीतिक दबाव भी उस पर पड़ेगा। और एक और बहुत अहम बात, कनाडा में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है और समाज बहुत स्थिर है, इसलिए वहाँ पैसे देकर मतलब राजनीतिक अस्थिरता फैलाना या सरकार गिराना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि अमेरिका पर कुछ अन्य देशों में करने के आरोप लगते रहे हैं। बिल्कुल। तो ये साफ है कि कनाडा के पास भी अपने पत्ते हैं। तो सवाल ये है कि वो इन पत्तों को खेल कैसे रहा है। प्रधानमंत्री कार्नी का इस धमकी पर जवाब क्या है? और उनका जवाब बहुत ही सधा हुआ और रणनीतिक है। उन्होंने अमेरिका से सीधा टकराव मोल नहीं लिया, कोई जवाबी धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने देश की जनता की तरफ रुख किया और एक नारा दिया, बाय कैनेडियन बिल्ड कनाडा। कनाडाई सामान खरीदो और कनाडा को मजबूत बनाओ। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या एक नारे से 100% टैरिफ की धमकी का मुकाबला किया जा सकता है? ये सुनने में थोड़ा मतलब बंदूक की लड़ाई में चाकू लाने जैसा नहीं लगता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी गहरी है। ये नारा सिर्फ एक आर्थिक अपील नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। कार्नी अपनी जनता को कह रहे हैं कि बाहरी दबाव के सामने हमें एकजुट होना होगा। वो देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत कर रहे हैं, ताकि अगर कल अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाए भी तो देश अंदर से टूटा हुआ न हो। तो ये भविष्य के लिए एक ढाल तैयार करने जैसा है। और क्या सिर्फ नारों पर ही काम चल रहा है या कोई ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं? ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। कनाडा अब सक्रिय रूप से नए बाजार तलाश रहा है। भारत और आसियान देशों के साथ व्यापारिक बातचीत तेज कर दी गई है। ये एक क्लासिक डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है। डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी, इसे आसान शब्दों में समझाएंगी? सीधे शब्दों में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। कनाडा को यह समझ आ गया है कि अमेरिका पर 76% की निर्भरता खतरनाक है, इसलिए वो अब अपने व्यापार को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला रहा है, ताकि किसी एक देश की नाराजगी का उस पर विनाशकारी असर न पड़े। ये रातों रात तो नहीं होगा, लेकिन ये अमेरिका को एक साफ संकेत देता है कि हमें हल्के में मत लो, हमारे पास और भी विकल्प हैं। बिल्कुल। और चीन के साथ जो डील हुई है उसको लेकर भी उन्होंने एक बहुत ही संतुलित कूटनीति अपनाई है। अच्छा, कैसे? उन्होंने ये साफ किया है कि चीन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि कुछ चुनिंदा चीजों पर साझेदारी हुई है। ये एक तरह से अमेरिका को शांत करने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि हम आपको छोड़कर चीन के पाले में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से कुछ चीजों पर चीन से साझेदारी कर रहे हैं। मतलब वो एक ही समय में अमेरिका को साधने और अपनी आजाद विदेश नीति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सही पकड़ा आपने। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक टैरिफ की धमकी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये बदलते वैश्विक समीकरणों की कहानी है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने सहयोगियों से पूरी वफादारी चाहता है, और दूसरी तरफ कनाडा जैसा देश है जो कह रहा है कि हम दोस्त हैं, गुलाम नहीं। बिल्कुल। ये आर्थिक दबाव, रणनीतिक संसाधनों की अहमियत और दो अलग अलग नेतृत्व शैलियों के टकराव की कहानी है। हाँ। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, क्या ये पूरा मामला अर्थव्यवस्था या रणनीति के बारे में उतना है जितना कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज बनाने के बारे में है? मतलब याद कीजिए, ग्रीनलैंड खरीदने का मुद्दा लगभग 15 दिनों तक दुनिया भर की मीडिया में छाया रहा, भले ही उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा के मुद्दे को भी उसी तरह वैश्विक चर्चा का केंद्र बनाकर अपनी घरेलू राजनीति साधना चाहते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब ये कि आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तथ्यों से ज्यादा चलती है या फिर बनाई गई कहानियों से? और इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ 100% टैरिफ की धमकी या दो देशों के बीच तकरार भर नहीं है। ये कहानी है बदलती हुई वैश्विक राजनीति की, जहां दोस्ती और दबाव के बीच की रेखा हर दिन और धुंधली होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने सहयोगियों से बिना सवाल पूरी वफादारी चाहता है, और दूसरी तरफ कनाडा जैसा देश है जो साफ कह रहा है, हम दोस्त हो सकते हैं लेकिन गुलाम नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या ये पूरा मामला सच में अर्थव्यवस्था और रणनीतिक सुरक्षा का है,
या फिर ये सब एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि बनाने और सुर्खियां बटोरने का तरीका है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी गहरी, बेबाक और तथ्य आधारित पड़ताल पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूं विजय भट्ट और आप देख रहे थे जानकारी 7। मुलाकात होगी अगली बड़ी कहानी के साथ।